हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम एटमॉस्फेयर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर और डेंसिटी के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सब एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एटमॉस्फेयर पे पूछे जाते हैं वो इन्हीं एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर या प्रेशर कैसे चेंज होता है, लैप्स रेट क्या होता है, पॉजिटिव लैप्स रेट क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम क्यों होता है, या जब अल्टीट्यूड पे आप बढ़ते जाते हो तो कैसे कैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ये सब कैसे कैसे चेंज होती है। इन सब के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय द थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में हम ये एटमॉस्फेयर के फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे अर्थ सरफेस के चारों तरफ एक गैसेस लेयर प्रेजेंट होता है और उस गैसेस लेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो इन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर के द्वारा जो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट की जाती है, एब्जॉर्ब या एमिट, अवशोषित या उत्सर्जित दोनों जो की जाती है, उन्हीं की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर के द्वारा थर्मल एनर्जी के एब्जॉर्ब या एमिट करने से मेंटेन रहता है। ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं और एमिट भी कर सकती हैं। तो इनके एब्जॉर्प्शन या एमिशन से ही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज थर्मल एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में आता कहाँ से है, कैसे आता है ये? So this thermal energy comes from the insolation। ये थर्मल एनर्जी इंसोलेशन से आता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन कहते हैं। सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ओके, तो इंसोलेशन इज द सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी। ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से अर्थ की तरफ आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ऐसी रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में ऑसिलेट करती है, दोनों में ट्रेवल करती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ रेडिएशन होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रेडिएशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की कई सारे रेडिएशन होती हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर और रेडियो वेव। इन सब रेज की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इनके वेवलेंथ के बेसिस पे इनको अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, जिसमें गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है। ओके, रेडियो वेव सबसे लॉन्गेस्ट वेव होता है और गामा रे सबसे शॉर्टेस्ट वेव होता है, सबसे छोटी वेव होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ओके, ये तो रहा वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात। जब आप यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ते जाते हो तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो बढ़ता जाता है। ओके, गामा रेज से जैसे जैसे आप रेडियो वेव बढ़ते जाओगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। ओके, अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे अधिक एनर्जी गामा रेज के पास होती है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, देन आईआर। जैसे जैसे आप आते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन इधर से आप बढ़ते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। रेडियो वेव के पास सबसे कम एनर्जी, आईआरएच के पास उससे अधिक, विजिबल रेज के पास उससे अधिक, यूवी मोर देन दैट, एक्सरे एंड देन गामा रेज। आपने स्कूल डेज में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, जहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा।
ऊर्जा तरंगदैर्ध्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऊर्जा तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा, जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा, और जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। मीन्स जिस रेडिएशन के पास वेवलेंथ सबसे अधिक है, रेडियो वेव के पास वेवलेंथ सबसे अधिक है, तो इसके पास एनर्जी सबसे कम होगी, और गामा रेज के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 4 माइक्रोमीटर से छोटी वेवलेंथ वाले रेडिएशन को हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन, 4 माइक्रोमीटर से छोटे वाले रेडिएशन को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, और 4 माइक्रोमीटर से लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को हम लोग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। लॉन्ग वेव रेडिएशन, and this is short wave radiation। ओके, 4 माइक्रोमीटर से छोटे वेवलेंथ को शॉर्ट वेव रेडिएशन, और 4 माइक्रोमीटर से ग्रेटर या लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को हम लोग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीरीज प्लस इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको जो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो प्लीज इस वेवलेंथ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ का जो रेंज है उसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन का अगर हम देखें, जो रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, उसका 95% रेडिएशन, 95% ऑफ द रेडिएशन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रेंज इन बिटवीन 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उसमें 95% रेडिएशन का वेवलेंथ 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो भी रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ की तरफ, उसमें से 95% रेडिएशन का जो वेवलेंथ है 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर के बीच का ही होता है। ओके, 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर। तो 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर में कौन कौन सी रेडिएशन आ जाएंगी? 0.1 यूवी स्टार्ट हो रहा है यहाँ 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर, 0.1 to 0.4 यूवी रेडिएशन हो गई, 0.4 to 0.7, 0.4 to 0.7 विजुअल रेडिएशन हो गया, और 0.8 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक आईआर रेंज होता है। लेकिन जो रेडिएशन सन से आ रही है वो सिर्फ 2.5 माइक्रोमीटर के रेंज का ही है, इसीलिए यहाँ पे आईआर रेडिएशन का स्टार्टिंग वाला वेवलेंथ, आईआर रेडिएशन का स्टार्टिंग वाला वेवलेंथ, इसीलिए इसको NIR बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड के पास वाला वेवलेंथ, नियर इंफ्रारेड। ओके, तो इस 95% रेडिएशन में से जो मोस्ट ऑफ द जो रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है? यूवी रेडिएशन होती है, विजुअल रेडिएशन होती है, और नियर इंफ्रारेड IR रेडिएशन होती है, जिसमें से यूवी रेडिएशन 7%, विजुअल रेडिएशन 43% और IR रेडिएशन 47% शेयर करती हैं। ओके, मीन्स जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 4 माइक्रोमीटर से स्मॉलर होता है, और 4 माइक्रोमीटर से स्मॉलर वाले वेवलेंथ को हम वेवलेंथ वाले रेडिएशन को हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। 4 माइक्रोमीटर से स्मॉलर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। मीन्स जो सन से रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। सन से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। क्यों? अच्छा, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहने का मतलब क्या? वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन मीन्स हायर एनर्जी वाली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शॉर्ट वेव रेडिएशन मीन्स हायर एनर्जी वाले रेडिएशन ना। शॉर्ट वेव रेडिएशन को हम
हायर एनर्जी वाली रेडिएशन से भी समझ सकते हैं। तो सन से आने वाले जो रेडिएशन है उससे शॉर्ट वेव रेडिएशन या हायर एनर्जी वाली रेडिएशन ही आती है। क्यों? क्योंकि हाई सरफेस एनर्जी ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ हाई सरफेस एनर्जी ऑफ द सन, सन के सरफेस एनर्जी अधिक होने की वजह से सन से जो भी एनर्जी रेडिएट होती है, एमिट होती है, वो हायर एनर्जी वाली या शॉर्ट वेवलेंथ वाली एनर्जी रेडिएशन ही होती है। इसीलिए जो सन से आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन में हम यहाँ देख चुके हैं, तो 95% रेडिएशन होती है वो 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर, जिसमें यूवी विजुअल और नियर इंफ्रारेड NIR, यूवी विजुअल और IR रेडिएशन ही मोस्टली होती है। ओके, जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं, तो अर्थ सरफेस पे पहुंचने के बाद वहां पे जब वो स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो अर्थ सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ये अर्थ सरफेस से टकराती है तो इनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, इनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम हो गई मीन्स वेवलेंथ बढ़ जाएगा। देन इट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आती है, उससे टकराती है, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। एनर्जी लॉस्ट हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई, मीन्स एनर्जी वेवलेंथ बढ़ जाएगा, मीन्स वो लॉन्गर वेवलेंथ लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो जब अर्थ धीरे धीरे कूल होती है इवनिंग टाइम में, अर्थ स्टार्टेड टू एमिट लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन। अर्थ कूलिंग के समय लॉन्ग वेव वाले रेडिएशन को एमिट करती है, लॉन्ग वेव वाले रेडिएशन को एमिट करती है। अर्थ स्टार्टेड टू एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन, इससे लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करने लगती है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जैसे जैसे लोअर एटमॉस्फेयर में अपर हाइट पे जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो लोअर एटमॉस्फेयर में एक गैसियस लेयर होने की वजह से, जिसमें CO2, CFC, मीथेन, N2O, वाटर वेपर, ये सब गैसेस के प्रेजेंट होने की वजह से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, ड्यूरिंग कूलिंग द अर्थ एमिट्स लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन। और ये जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन जब एमिट होती है, तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस लेयर एक प्रेजेंट है, जिसमें CO2, CFC और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, बट अभी के लिए बस ये देखिए कि जब ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जब अर्थ एमिट करती है, तो ये गैसियस लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस गैसियस लेयर के एब्जॉर्ब होने की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, जो रेडिएशन सन से आ रही है उससे, या जो रेडिएशन अर्थ एमिट कर रही है उससे। यस, जो रेडिएशन अर्थ एमिट कर रही है उस रेडिएशन से हमारे अर्थ का या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन है, न कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? उस रेडिएशन से होता है जिसे हमारा अर्थ सरफेस एमिट करता है। ओके, उस रेडिएशन से होता है जिससे हमारा अर्थ सरफेस एमिट करता है। ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय द रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन एमिट होता है उसी से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन एमिट होता है उसका वेवलेंथ 4 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। 4 माइक्रोमीटर से लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन ये एमिट करती है। इसीलिए अर्थ से एमिट होने वाले रेडिएशन को लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। अर्थ से एमिट होने वाले रेडिएशन को लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, और सन से आने वाले रेडिएशन को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। जो अर्थ सरफेस का या एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर होता है वो अर्थ के द्वारा एमिट किए गए लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन से एमिट होता है। ओके, जो ये रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन जो एमिट हो रही है अर्थ सरफेस से, जो रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो अर्थ सरफेस से एमिट हो रही है वो है क्या? वो IR रेडिएशन है।
4 माइक्रोमीटर से अधिक वाली रेडिएशन कौन सी है? आईआर रेडिएशन का अगर वेवलेंथ रेंज देखिए आप तो 100 माइक्रोमीटर तक का है। ओके, तो 4 माइक्रोमीटर से अधिक वाले वेवलेंथ को ये अर्थ एमिट कर रही है, तो उसमें कौन सा रेडिएशन एमिट करती है? वो आईआर रेडिएशन होता है। ओके, आईआर रेडिएशन, क्लियर? आईआर रेडिएशन इज इमिटेड, और आईआर रेडिएशन क्या होता है? हीट फॉर्म होता है। आईआर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमारे बॉडी से भी हीट एमिट होती रहती है, तो वो आईआर रेडिएशन ही एमिट होता रहता है। बहुत से ऑब्जेक्ट भी, जितने भी बहुत से ऑब्जेक्ट है वो भी आईआर रेडिएशन एमिट करते हैं। तो ये तो रही बात कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। इसमें हमने बहुत बारीकी से देखा कि कौन सी रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ आ रही है। उसमें से 95% पार्ट मोस्टली 0.1 to 2.5 माइक्रोमीटर के बीच की वेवलेंथ का है, जिसमें यूवी विजुअल और आईआर रेडिएशन ही है। ओके, और ये रेडिएशन अर्थ से सन से अर्थ की तरफ आती है, ये सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, तो ये एनर्जी इनका लॉस्ट होता है, ये लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ड्यूरिंग इवनिंग टाइम जब अर्थ कूल होता है तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है। जब ये एमिट होती है और लोअर एटमॉस्फेयर में कुछ ऊंचाई तक पहुंचती है, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में लोअर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस लेयर है उसमें, जिसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, उन गैसेस के द्वारा ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इनके एब्जॉर्प्शन से ही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, अब चलिए बात करते हैं ये एटमॉस्फेयर में हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, जिसको हम लोग लैब्स रेट करते हैं, एनवायरमेंटल लैब्स रेट या नॉर्मल लैब्स रेट और एडियाबेटिक लैब्स रेट। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हम ये बात की कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। अब उसके आगे की बात करने जा रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, कैसे एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कैसे टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड इज द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र की सतह से जो ऊंचाई होती है, वर्टिकल हाइट होती है, उसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। आप जगह जगह डिफरेंट रेलवे जंक्शन या स्टेशन पे आपने देखा होगा, उसमें बोर्ड पे लिखा रहता है कि समुद्र की सतह से ऊंचाई। तो जो समुद्र की सतह से ऊंचाई होता है वो ये बताता है कि वो पार्टिकुलर प्लेस समुद्र के सतह से कितनी ऊंचाई पे स्थित है। ओके, सो दिस इज द हाइट फ्रॉम सी लेवल, समुद्र की सतह से ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता जाता है। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड को हम लैब्स रेट कहते हैं। क्लियर? लैब्स रेट क्या होता है? एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ समुद्र की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर या तापमान के दर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लैब्स रेट कहते हैं। ये जो लैब्स रेट होता है दो टाइप का होता है, एनवायरमेंटल लैब्स रेट एंड एडियाबेटिक लैब्स रेट। एनवायरमेंटल लैब्स रेट एंड एडियाबेटिक लैब्स रेट। एनवायरमेंटल लैब्स रेट की अगर बात करें तो इसको हम नॉर्मल लैब्स रेट भी कहते हैं। ये नॉर्मल लैब्स रेट है। दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर का एक्चुअल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। लैब्स रेट या एनवायरमेंटल लैब्स रेट या नॉर्मल लैब्स रेट हमारे एटमॉस्फेयर के एक्चुअल जो टेम्परेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस भी किसी हाइट पे, एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल लैब्स रेट। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ नॉन राइजिंग एयर। नॉन राइजिंग, जो एयर ऊपर नहीं उठ रही है, ये उसका टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल, इस एल्टीट्यूड पे मान लीजिए कोई एयर मास है, कोई एयर है। ओके, अगर ये उठ के ये एयर इस प्लेस पे आ गई और इस एयर मास में जो टेम्परेचर चेंज हुआ ये वो टेम्परेचर नहीं है। ओके, ये वो टेम्परेचर है जो एयर मास यहाँ से उठ नहीं रही है। ओके, नॉन राइजिंग, जो उठने वाले एयर नहीं होती है, जो अपने स्थान पे बनी रहती है। ओके, उसकी वजह से जो टेम्परेचर वहां पे होता है वो ये टेम्परेचर
इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहलाता है। दिस इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज हाईली वेरिएबल। ये रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडेंसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, और तो और ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम भी ये बहुत वेरी करता है। बट द एवरेज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे जो लैप्स रेट में जो परिवर्तन आता है वो कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, 165 मीटर की एल्टीट्यूड की ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस की चेंज मिलेगी। वो चेंज कैसे मिलेगा? ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव लैप्स रेट एंड निगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव एंड निगेटिव, अगर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अगर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसको हम पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं। और अगर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है तब उसको निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। अगर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है या ऊंचाई बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर में कमी आ रही है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, तब उसको हम पॉजिटिव लैप्स रेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिमालय के बेस से हिमालय के पीक पे अगर चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर ऊंचाई में बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको टेम्परेचर में कमी महसूस हो रही है तब ये पॉजिटिव लैप्स रेट कहलाएगा, तब इसको हम पॉजिटिव लैप्स रेट कहेंगे। बट अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है तब उसको हम निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पॉजिटिव लैप्स रेट होता है और किस लेयर में निगेटिव लैप्स रेट होता है। तो आप जानते होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के डिटेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम अपने एटमॉस्फेयर के नेक्स्ट वीडियो में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, तो ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए ट्रोपोस्फियर में पॉजिटिव लैप्स रेट पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में पॉजिटिव लैप्स रेट पाया जाता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रोपोस्फियर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। तो आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है वो अर्थ के सरफेस से वो मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान डिक्रीज होता जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम होने की वजह से जितनी भी गैसेस होती हैं वो अर्थ के क्लोजर या अर्थ के लोअर हाइट पे ही पाई जाती हैं। कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे गैसेस का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। अगर हम इसे एयर कॉलम बना के समझे तो ये एयर कॉलम अगर बना के समझे, ये समझ लीजिए ये अर्थ सरफेस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान, ग्रेविटी का मान अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होने की वजह से जो मैक्सिमम जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के सरफेस पे ही कंसंट्रेटेड रहती हैं। ओके, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होने की वजह से ये गैसेस जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका कंसंट्रेशन भी कम होता जाता है। इसीलिए हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में जो लैप्स रेट होता है वो पॉजिटिव होता है। अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस है, और 12 to 15 किलोमीटर की हाइट पे आने पे इसका जो टेम्परेचर होता है -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, इस ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल्स पे अलग होती है और इक्वेटर पे अलग होती है। ओके, पोल्स पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है। पोल्स पे इसकी जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पे 12 to
15 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों? पोल पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कम क्यों होती है या इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट अधिक क्यों होती है? क्योंकि आपने स्कूल डेज में ये भी पढ़ा होगा कि G=GME/r²। ओके, जहाँ G क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है और R क्या है? रेडियस। तो अर्थ का जो रेडियस है, ये पोलर रेडियस और ये इक्वेटोरियल रेडियस, ये इक्वेटर है अर्थ का और ये पोल है और ये इक्वेटर है। ओके, तो इस पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस ये दोनों अलग अलग है। जो पोलर रेडियस है वो इक्वेटोरियल रेडियस से कम है। ये रेडियस जो है इस रेडियस से कम है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर देखें, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ओके, जैसे जैसे R² कम होता जाएगा वैसे वैसे G की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, इसीलिए पोल्स पे G का वैल्यू अधिक होता है और इक्वेटर पे G की वैल्यू कम होती है। ओके, तो इक्वेटर पे G का वैल्यू या ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होने की वजह से जो वहां पे गैसेस होती हैं ज्यादा एक्सपेंड कर जाती हैं। ओके, इक्वेटर पे G का वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ पे 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है G का मान, और पोल पे 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो पोल पे G का मान अधिक होने की वजह से यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं लोअर हाइट में ही। ओके, लेकिन वही अगर इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे G की वैल्यू कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम है। तो ग्रेविटी के कम होने की वजह से जो गैसेस होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। इसीलिए इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसकी जो हाइट होती है वो अधिक होती है और पोल पे कम होती है। ओके, पोल पे ग्रेविटी का मान अधिक होने की वजह से जो गैसेस होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती हैं, वो लोअर हाइट पे ही ट्रैप रहती हैं। इसीलिए पोल पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट अधिक होती है। ओके, अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट की। ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट पोल पे अधिक होगा या इक्वेटर पे? ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट, ट्रोपोस्फेयर में पॉजिटिव लैप्स रेट हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये ट्रोपोस्फेयर है, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो पोल पे जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर कम होगा या जो इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर कम होगा? आपको ये भी कॉन्सेप्ट ये जानते होंगे कि पोल्स पे सनलाइट का रेडिएशन इंटेंस नहीं पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन होती है वो तिरछी पड़ती है और इक्वेटर पे वर्टिकल पड़ती हैं। ओके, तो पोल्स पे सोलर लाइट या सोलर रेडिएशन स्लैंटिंग या तिरछा पड़ने की वजह से जो पोल्स पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, पोल्स फ्रोजन या फ्रीज जमे हुए फॉर्म में है। ओके, लेकिन इक्वेटर पे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं। तो आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट मिनिमम कहाँ होगा? पोल पे होगा या इक्वेटर पे? पोल पे होगा या इक्वेटर पे? ध्यान से देखिए, लैप्स रेट क्या है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है? एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में कम हो रहा है। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर कितनी हाइट से कम होगा? मैक्सिमम 8 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक कम होगा। बट यहाँ पे इक्वेटर पे कितने हाइट तक टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा? अबाउट 12 to 15, लगभग 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर घटता जाएगा। तो जो लोवेस्ट ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटर पे। ओके, पोल पे 8 किलोमीटर, बस 8 किलोमीटर तक ही टेम्परेचर में डिक्रीज हो पाएगा। पोल पे अगर देखिए तो सिर्फ पोल की जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो
ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो सिर्फ 8 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक ही डिक्रीज होगा। ओके, बट अगर इक्वेटर की बात देखें तो इक्वेटर की जो ट्रोपोस्फियर है वो 12 to 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट तक है। यहाँ पे गैसेस ज़्यादा एक्सपेंड की हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट होगा वो 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटता जाएगा। इसीलिए पोल पे टेम्परेचर कम होने के बावजूद जो ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट है वो हमारे इक्वेटर पे लोवेस्ट होगा। ओके, लोवेस्ट ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर, लोवेस्ट ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटोरियल रीजन में, नॉट पोलर रीजन। पोलर रीजन में नहीं पाया जाएगा। लोवेस्ट ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटोरियल रीजन में। ओके, इक्वेटर वाले रीजन में जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट मैक्सिमम है। ओके, अब बात करते हैं अपने सेकेंड लेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर की देखिएगा तो स्ट्रेटोस्फेयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है। यहाँ पे लैप्स रेट -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ओजोन गैसेस आर प्रेजेंट हियर, और ये ओजोन गैसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सन से आने वाले जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसमें से यूवी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यूवी रेडिएशन की एब्जॉर्ब करने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से क्या होता है? घटने लगता है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर फिर से घटने लगता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है। लोवेस्ट टेम्परेचर मीजोस्फीयर में पाया जाता है। अभी तक इस टेम्परेचर के डिक्रीज होने का कोई रीजन पता नहीं चल पाया, ये बहुत ही मिस्टीरियस है। अभी भी इस पे लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं पता लगाने के लिए, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है कि अब तक कोई रेडियो सोन्स, बैलून या कोई एरोप्लेन या और भी कोई जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भेज के पता लगाए कि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है। दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री। थर्मोस्फेयर की बात करें तो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? रैपिडली बहुत इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इस लेयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की गामा रेडिएशन और गामा रेज और एक्स रेज, ये सब रेडिएशन थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है -92 डिग्री सेल्सियस टू 1200 लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक इंक्रीज कर देता है। इसलिए यहाँ पे फिर नेगेटिव लैप्स रेट। तो हमारे एटमॉस्फेयर के 2 लेयर्स में पॉजिटिव और 2 लेयर्स में नेगेटिव लैप्स रेट है। ओके, अगर हम देखें कि ट्रोपोस्फेयर में पॉजिटिव, स्ट्रेटोस्फेयर में नेगेटिव, मीजोस्फेयर में फिर पॉजिटिव, थर्मोस्फेयर में फिर नेगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है। तो ये रहा हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। अब बात करते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट की।